वेलकम फ्रेंड्स और मुकेश कुमार ऑनलाइन स्टडी चैनल। तो हम लोग हिंदी माध्यम से जो आंसर राइटिंग है, उसके लिए स्टडी करेंगे। क्योंकि देखो फ्रेंड, हम लोग बहुत सारा पढ़ते हैं, वी स्टडी मोर एंड मोर, बट उसको हम एग्ज़ाम्स में कैसे कोडिफाई करें, कैसे लिखें, ये चीज़ के लिए हम लोग स्टडी नहीं करते हैं। तो इन चीज़ों को स्टडी करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि हम इन चीज़ों के लिए पहले एक खाका तैयार करें। तो खाका कैसे तैयार करें? देखो, कोई भी क्वेश्चन हम लोगों को अटेम्प्ट करना है तो उस क्वेश्चंस में बहुत सारे हम लोगों को पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। तभी एग्जामिनर हमको देखेगा कि इसने बहुत सारे पॉइंट लिखे हैं, तो इसके ज़रिए हम लोगों को वो अच्छे मार्क्स देगा। क्योंकि बहुत सारे पॉइंट में हमारे पास बहुत सारी विचारधाराएँ और बहुत सारे टर्म्स समझ में आ जाते हैं, और थोड़ी बहुत डाटा जो हमें रहता है उसका भी यूज़ करना पड़ेगा। जब भी हमारा क्वेश्चन एनरिच होगा, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम एक क्वेश्चन स्टडी करेंगे। वैसे तो हम बहुत सारे क्वेश्चन स्टडी करेंगे, लेकिन एक एक कर हम बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि एट लास्ट हम लोगों को क्वेश्चंस एग्जाम में लिखना ही है। तो इसके लिए हम चलिए शुरू करते हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन आपने पहले पढ़ा होना चाहिए, नहीं पढ़ा है तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। क्योंकि ये क्वेश्चन बीए से भी रिलेटेड है और यूपीएससी पीसीएस से भी रिलेटेड है। तो क्योंकि जो यूपीएससी और पीसीएस का सिलेबस है वो बीए से भी रिलेटेड रहता है, तो इसलिए मैंने एक बीए का मॉडल क्वेश्चन उठाया है। क्योंकि मॉडल क्वेश्चंस की स्टडी करने से हमें पता चलेगा कि हम किस तरीके से क्वेश्चन सही लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे हैं। तो चलिए एक मॉडल क्वेश्चन देखते हैं। रूस की क्रांति से संबंधित वह क्वेश्चन है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम इसका क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। तो 12 क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन है कि 1917 की रूसी क्रांति के प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए और उसके महत्व पर भी प्रकाश डालिए। तो एक क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन किस में भी आ सकता है, यूपीएससी में भी आ सकता है, लेकिन हम एक ही पॉइंट को बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे तो उससे हम लिख नहीं पाएंगे ना क्वेश्चन। इसके लिए हमें बहुत सारे पॉइंट पढ़ने पड़ते हैं। तो आपने पढ़ा होगा तो आप उसको समझ में भी आएगा आपको। तो देखते हैं कि और किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उन कारणों का उल्लेख कीजिए जिसके फलस्वरूप 1917 में रूस की क्रांति संभव हो सकी है। तो उसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछ लिया। देख ली इसमें कैसे लगाया लैंग्वेज। सन 1917 की रूसी क्रांति के कारणों और परिणामों का वर्णन कीजिए। तो 1917 की जो रूसी क्रांति थी उसमें बहुत सारे कारण थे और परिणाम भी थी, तो इनको हमें अध्ययन करना चाहिए। डिस्क्राइब करेंगे हम क्या, कॉजेज ऑफ एंड कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, तो देखते हैं कैसे लिखा है यहाँ पे क्वेश्चन में। उत्तर में पहले तो एक प्रस्तावना तरीके से दी हुई है। ठीक है, तो इसको प्रस्तावना भी बोल सकते हैं, इंट्रो भी क्वेश्चन का बोल सकते हैं। तो इंट्रो किस तरह से दिया है, देखिए। सन 1917 में रूस में 2 क्रांति हुई। ठीक है, पर शायद यह कहना ठीक होगा कि यह क्रांति तो एक ही थी, किंतु इसके अध्याय 2 थे। इसका राजनीतिक अध्याय मार्च की क्रांति कहलाता है, जो मार्च 1917 में हुई। इससे निरंकुशता का अंत कर दिया गया और जार को सिंहासन से हटा दिया। तो इस क्रांति में दूसरे अध्याय नवंबर की क्रांति कहलाता है, जिसे बोल्शेविक क्रांति कहते हैं, और जिसके फलस्वरूप मजदूर जनतंत्र का उदय हुआ। तो इसमें क्या देखने को मिल रहा है कि क्रांति 2 रूप, थोड़ा सा इंट्रो दे दिया कि किस तरह से क्रांति हुई है। तो 1917 में हुई तो पहले क्रांति मार्च में हुई, फिर नवंबर में हुई, और जो नवंबर क्रांति है तो इसको बोल्शेविक क्रांति कहते हैं, क्योंकि बोल्शेविकों के द्वारा ये क्रांति हुई थी। ठीक है, तो मार्च में क्या हुई, मार्च में हुई क्रांति जो उसने जारशाही, जो जार सिंहासन पर था, उसका अंत कर दिया। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन में इंट्रो दिया गया कि क्या हुआ। एक्चुअली थोड़ा सा इंट्रो दे दिया गया है कि इस क्रांति में क्या क्या इसका टर्म था, किसका शासन आया, किसको हटा दिया गया। तो ऐसे थोड़ा इंट्रो दे दिया। अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या हुआ। तो इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि देखने वाली चीज़ ये है कि पॉइंट हम देखेंगे। देखो, इस क्रांति के निम्नलिखित कारण थे। अब लिख के छोड़ दिया, जार की निरंकुशता। तो पहला पॉइंट बनता है जार की निरंकुशता। तो क्या लिखा है इसमें, तो अब ऐसे ही पॉइंट लिखने हैं हम लोगों को। रूस के सभी जारों ने जनता पर क्रूर अत्याचार किए। जार निकोलस द्वितीय की निरंकुशता
को अपनी सीमा लग गई थी। जार निरंकुश द्वितीय क्या था, निरंकुश था। अच्छा, जनता क्रांति की तैयार करने लगी थी और मौके की ताक में रह रही थी। ठीक है, तो जनता अब क्रांति का तैयारी करने लगी थी और अब क्या, निरंकुशता की वजह से अब वो इस ताक में भी रहने लगी थी कि कब हमें मौका मिले। रूस ने अपने अधिकृत राज्यों में भी रूसी संस्थाओं एवं रूस के नियमों को बलपूर्वक स्थापित कर लिया था। इससे इन राज्यों में रूस के निरंकुश शासन के विरुद्ध अनेक आंदोलन हो रहे थे। रूस के जो कई राज्य थे उनमें इस तरह के जो अधीनस्थ राष्ट्र थे उनमें भी इस तरीके से क्रांतिकारी आंदोलन के लिए शुरुआतें हो रही थी। ठीक है, तो इसमें लिखा है पोलैंड, फिनलैंड तथा यहूदियों ने निरंकुश शासन का तख्ता पलटने का प्रयास किया। तो इस तरीके से हमने एक पहला पॉइंट देख लिया। तो ऐसे करके हमको छोटे छोटे से बहुत सारे पॉइंट, अब जरूरी नहीं है कि एग्जाम्स के समय के हमें एक पूरा पॉइंट याद रहे, लेकिन हमें ये पॉइंट याद रहेगा कि जार की निरंकुशता थी, तो इसी पर हम लोग इस पॉइंट को थोड़ा सा मॉडिफाइड कर देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 2, जार की योग्यता। एक्चुअली दोस्तों, जो 20वीं सदी का प्रारंभ हुआ उससे पहले तो जार बहुत स्ट्रांग रहती थी, वो केंद्रीकरण करते थे सत्ता का, और जार दैवी शक्तियों में विश्वास रखते थे। लेकिन कुछ जो 20वीं सदी के प्रारंभ में जो जार हुए वो क्या थे, उतनी योग्यता और कूटनीति कुशलता से भरी हुए कम थे, तो उसमें इन चीज़ों की कमी थी, तो उनको शासन की पद्धति का ज्ञान नहीं था। इस तरह उसे रूसी परिस्थितियों को नहीं समझ पाया, और रूस से चूँकि बड़ा एक कॉन्टिनेंट या भौगोलिक भाग है, तो उसके लिए स्ट्रॉन्ग राजा चाहिए, लेकिन नहीं आ पाया, तो इसलिए जार अयोग्य हो गया, तो इसलिए बहुत सारे विद्रोह होने लगे। ठीक है, प्रजातंत्र की मांग। अब देखिए एक चीज़ और है, एक यहाँ पे पॉइंट सलीके से आ रहे हैं, मतलब कि पहले जार निरंकुश होते थे, जार निरंकुश तो एक पॉइंट हो गया, उसी के बाद देखा कि अब जार निरंकुश के साथ अयोग्य भी होने लगे हैं। ठीक है, तो अब उसके एक परिप्रेक्ष्य में एक मांग उठती है, तो किस तरह से वो मांग उठती है, तो उसी इसलिए हम देखा पॉइंट भी एक दूसरे लिंक है, ऐसा नहीं कि पहला पॉइंट कोई है कोई दूसरा पॉइंट भी कैसे भी रख दिया, तो ऐसा भी नहीं है। तो हाँ, तीसरा पॉइंट क्या, प्रजातंत्र की मांग। सन 1905 में रूस की क्रांति के फलस्वरूप रूसी जनता संवैधानिक शासन की मांग करने लगी। जार निकोलस द्वितीय ने शासन सुधारों की घोषणा की और पार्लियामेंट डूमा की स्थापना की। तो इसमें क्या हम लोग को पढ़ने को मिल रहा कि जो जार निकोलस द्वितीय था उसने जब 1905 में रूसी क्रांति हुई तो उसमें भी लोगों ने, मतलब जार ने उसकी बात को मान लिया कि हाँ चलो ठीक है, हम लोग प्रजातंत्र की शुरुआत करते हैं डूमा की। लेकिन चूंकि डूमा की उसने स्थापना तो कर दी, लेकिन उसको पूरी तरह से कुचलने की कोशिश की। किस तरह से कुचलने की, उसमें हर बार उसे भंग करता रहा और मताधिकार संकुचित बनाए रखा। मताधिकार क्या बनाए रखा, संकुचित। और तृतीय डूमा में निरंकुशवादियों को भर दिया, तो उसमें अपने ही लोगों को डाल दिया। इस सब कारणों से और जनता का रोष हुआ, क्योंकि पहले तो आपने अधिकार दिए और फिर छीन लिए, तो पहले एक तो देने नहीं चाहिए थे, ये दे दिए तो फिर छीनने नहीं चाहिए। तो क्योंकि किसी को थोड़ा बहुत अधिकार मिल जाए फिर उसको छीनो अधिकार, तो उसको फिर वो बात नहीं बनती है। तो अब इसी तरह से अब कुछ और असंतोष हमें देखने को मिलेंगे। देखो, सेना में असंतोष, तो सेना में असंतोष क्यों था कि चूँकि 1917 में ही लगभग 15 के बाद जो, मतलब 1517 में एक विश्व युद्ध हुआ, 14 से शुरू हुआ था जो कि, और 17 तक अप्रॉक्स खत्म हुआ। तो जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एक्चुअली ये बहुत लंबा चला है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ कि युद्ध जो हुआ उसमें रूसी सैनिक मरते रहे, और 1915 के बाद रसद की कमी होने लगी, और इस समय विदेशों पर निर्भर रहना पड़ा। बड़ी संख्या में सैनिक मरे, उनके पास बहुत सारी सामग्री भी नहीं थी लड़ने के लिए। तो इससे इस घटनाओं से सैनिक क्या हुए, असंतुष्ट हुए, और केवल क्रांति को बल मिला। तो नेक्स्ट देखते हैं, इस तरह से क्रांति को बल मिला। एक और पॉइंट इसमें देखते हैं, किसानों की दयनीय दशा। कृषि प्रधान देश होते हुए भी रूस कृषि में पिछड़ा था, और अधिकांश किसान गरीबी का जीवन बीता था, क्योंकि जो सारी जमीन थी वो किसके पास थी, जमींदार वर्ग और कुलीन वर्ग के पास थी, और कुछ भूमि पोप के पास भी रहती थी। तो इस तरह से जमींदार, पोप और राजा के अधिकार में, और कुछ कुलीन तंत्र के बाद, तो इसके पास, किसानों के पास भूमि क्या थी, बहुत कम थी, इसलिए किसानों की दशा क्या थी, दयनीय थी। ठीक है, और व्यवहार में उनकी स्थिति दासों जैसी थी। अतः रूस कृषक असंतुष्ट थे और अपनी स्थिति सुधारने के लिए किसी भी आंदोलन में सहयोग देने को तैयार थे।
किसानों में बढ़ते हुए असंतोष को देखकर भूमि संबंधी सुधार किए गए, लेकिन सर्वथा अपर्याप्त रहे, क्योंकि जो भूमि संबंधी सुधार किए गए उनमें सामंतवाद और जमींदार आड़े आते थे, इसलिए भूमि सुधार नहीं हो पाए सही से। और वो भी राजनीतिक संस्थाएं थी वो भी आड़े आती थी, क्योंकि जो जार वगैरह थे वो सिर्फ धर्म की बात मानते थे, ठीक है, धार्मिक जो तंत्र था उसकी बात मानते थे। तो इस तरह से कोई भी प्रयास सफल नहीं हुए भूमि सुधार रिलेटेड, ठीक है। तो भूमिहीन किसानों की समस्या सुलझ नहीं सकी और किसानों में दैत्यता नित्य प्रति बढ़ती रही। युद्ध काल कष्ट से किसानों ने दबे हुए विरोध और रोष को भड़का दिया और रूस में क्रांति की भावना परिव्यक्त होने लगी। तो इस तरीके से जो किसान भी असंतुष्ट थे। अब देखिए इस ऐसा नहीं कि हमें यही का यही याद रहेगा पेपर में, हमें इसकी कुछ लाइनें याद रखनी है, इसके पॉइंट को याद रखना है कि किस तरह से सेना में और किसानों में, वहाँ के लोगों में असंतुष्ट व्याप्त था। तो नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, श्रमिकों में असंतोष। तो श्रमिकों में क्यों असंतोष था? एक्चुअली क्या था कि रूसी श्रमिकों में किसानों की दशा, और रूसी मतलब जो श्रमिक थे उनमें किसानों की दशा के अनुकूल ही, मतलब जैसे ही वहाँ के श्रमिकों की दशा थी। चूँकि रूस में औद्योगिकरण हुआ, यानी कि मतलब जो मार्क्स ने कहा था कि यहाँ पे कोयला और लोहा है तो औद्योगिकरण होगा, तो औद्योगिकरण होगा तो बेरोजगार बढ़ेगी, और बेरोजगारी की संख्या में बढ़ोतरी होने से उनके कष्ट जो कम होने की बजाय बढ़ रहे थे, क्योंकि रोजगार की तलाश में भूमिहीन कृषक केंद्रों की ओर पहुंच रहे थे। उधर कारखाने मिलों की मालिक की जो नीति थी वो असहाय और लाभ उठाने के लिए थी कि कम से कम मजदूरी दी जाए और अधिक से अधिक काम लिया जाए। और सैनिकों की दशा बहुत ही खराब थी, मलिन बस्तियों में रहते थे। मजदूरों को अपना राजनीतिक प्रभाव बढ़ाने का अवसर मिला, तो फलस्वरूप 1917 की क्रांति हुई, जो कि सर्वहारा मतलब किसान प्लस मजदूर से युक्त थी। सर्वहारा वर्ग कौन होता है? किसान प्लस मजदूर, ठीक है। तो इसकी प्रधानता थी। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे देखने की है कि जो श्रमिक थे, जो मार्क्स की एक घोषणा थी उसमें कहा गया था कि कोयला और लोहा जहाँ होगा वहाँ बेरोजगारी बढ़ेगी और क्रांति होगी। तो यही चीज़ यहाँ पे अप्लाई होती है, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे राजा भी निरंकुश था तो उसने सुधार नहीं कर पाया तो क्रांति हो गई। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 7, गैर रूसी जातियों में संतोष। चूँकि जार जो था वो गैर रूसी जातियों को क्या करता था? कठोरता से दमन करता था। तो कठोरता से दमन करने से अंतिम जो 2 जार थे, मतलब जार शासन में जो अंतिम 2 जार हुए उनमें धार्मिक और भावनाएं थी, इसलिए उन लोगों ने दूसरे धर्म के लोगों की धार्मिक भावनाओं को कुचला। वे उस अवसर का इंतजार करने लगे जब जारशाही के खिलाफ बगावत हो और निरंकुश शासन से मुक्ति मिले। तो गैर रूसी जातियाँ भी इनसे असंतुष्ट थीं। तो अब सब लोग क्रांति के लिए इकट्ठे हो रहे हैं और सबके पास एक कारण है। नेक्स्ट पॉइंट है मध्य वर्ग के विचारों में परिवर्तन। तो मध्य वर्ग के विचारों में भी परिवर्तन आ गया था, क्योंकि उस समय तक शिक्षा का विकास हो गया था और लोगों के विचार निरंतर बदल दे रहे थे। चूँकि पाश्चात्य भाषा में लिखी पुस्तकों का अब तक रूस की पुस्तकों में रूसी भाषा में अनुवाद हो गया था, तो मध्यम वर्ग के लोग क्या थे? अत्यंत प्रभावित हुए और नवयुवकों को भी अपनी हीन दशा का ज्ञान हुआ। उन्हें निरंकुश शासन की बुराइयों को स्पष्ट ज्ञान होने लगा कि उनकी किस तरह से उनके शासन में निरंकुशता है। क्योंकि पाश्चात्य संस्कृति, पाश्चात्य पुनर्जागरण जागरण से वो लोग प्रेरित थे और इससे पहले फ्रांसीसी क्रांति के नियमों से भी प्रेरित थे। तो किस तरह से उन लोगों ने क्रांति तो की, कम से कम अपने अधिकारियों के लिए लड़े। तो इस तरह से वो भी एक तरीके से सजग थे। अतः भी प्रजातंत्रीय शासन की मांग करने लगे, ठीक है। तो प्रजातंत्रीय शासन की मांग करने लगे, ठीक है। तो 1.8 पॉइंट हो गया। अब ऐसे देखो क्या है कि हम जब बहुत सारे पॉइंट में लिखेंगे तो हमें अपने आप नंबर मिलेंगे। तो ये हमने 8 पॉइंट लिख लिए, तो जरूरी नहीं है कि 8 पॉइंट में हम सब कुछ लिखें, कुछ लिखना पड़ेगा। लेकिन समाजवाद का विकास 19वीं शताब्दी के अंतिम चरण में रूसी में समाजवाद 2 दलों में विभाजित हो गए, एक क्रांतिकारी समाजवाद दल और एक सामाजिक लोकतंत्र का दल, ठीक है। तो 2 भागों में विभाजित होने से अब
एक पक्ष बन गया, एक जो क्रांति के समर्थन में था और दूसरा जो क्रांति के समर्थन में नहीं था। ठीक है, लोकतांत्रिक तरीके से चलना चाहता था। लेकिन क्रांतिकारी दल का नेतृत्व किसने किया? मध्यम बुद्धिजीवियों ने, क्योंकि ये लोग क्रांतिकारी तरीके से एक बदलाव चाहते थे। ठीक है, और सामाजिक लोकतंत्रवादी ऐसा आराम से बदलाव चाहते थे। तो अतः क्रांति जो दल था क्रांतिकारी, अतः इसने इसको अपनाया और राजनीतिक हत्याएं की, बहुत सारी राजनीतिक हत्याएं की। सन 1903 में दल दो भागों में विभाजित हो गया था। ठीक है, बोल्शेविक और मेनिनस्क। बोल्शेविक जिसका नेता लेनिन था, उग्रवादी थे और उनकी संख्या अधिक थी। मेनिनस्क नरमदलीय अल्पसंख्यक थे और श्रमिकों और कृषकों में बढ़ते असंतोष के फलस्वरूप क्रांतिकारी विचारधारा तेजी से प्रसार हुई, क्योंकि श्रमिकों में और कृषकों में इतना असंतोष था कि वो लोग इंतजार नहीं कर सकते थे। इसलिए इस विचारधारा का आगमन या स्पीड ज़्यादा पकड़ी इसने और इसका ज़्यादा प्रसार हुआ। तो चलिए और पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है क्रांतिकारी साहित्य की रचना। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि आपको पूरे पॉइंट नहीं लिखने, मतलब पॉइंट तो पूरे लिखने, लेकिन उसके अंदर का पूरा मटेरियल नहीं लिखना है। लेकिन उससे आपको एग्जामिनर को लगेगा यार इसने बहुत सारे पॉइंट लिखे, इसको बहुत ज़्यादा नॉलेज है, तो इस तरह से आपको मार्क्स मिलेंगे। तो इस क्रांतिकारी साहित्य की रचना में क्या है कि शास्त्रों की क्रांति से विचारों की क्रांति अधिक प्रबल होती है। यद्यपि जारों से रूसी जनता को पाश्चात्य विचारों का प्रभाव से वंचित रखने की कोशिश की गई। तो जो जार थे उनने रूसी जनता को क्या पाश्चात्य विचारों से अछूता या वंचित रखने की कोशिश की, लेकिन वह यूरोप के नवीन विचारों से अछूती नहीं रही, क्योंकि रूस का एक पार्ट तो यूरोप में आती है। जनसाधारण में शिक्षा व्यापक रूप से नहीं फैली, तथापि ऐसे अनेक लेखक हुए जिनके साहित्य ने रूसियों के विचार में उथल पुथल मचा दी। रूस में टॉल्स्टॉय, तुर्गेनेव, दास्तोवस्की, मैक्सिम गोर्की आदि विद्वानों ने क्रांतिकारी साहित्य का सृजन करके रूसी जनता के विचारों को व्यापक प्रभाव दिया या डाला। तो एक दो हम लोग यहाँ पर नाम भी याद करने पड़ेंगे हिस्ट्री में, टॉल्स्टॉय, तुर्गेनेव और मैक्सिम। तो ये 2-3 नाम तो याद कर ही सकते हैं, गोर्की। तो इस तरह से हमारा जो डाटा है वो भी एनरिच हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, हाँ, विशेषकर युवा वर्ग अधिक प्रभावित हुए। तो युवा वर्ग ज़्यादा प्रभावित हुआ क्योंकि युवा वर्ग ज़्यादा इससे इफेक्टेड भी था। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या हुआ, पश्चिमी यूरोप की जो सुधारों मतलब प्रभाव थे, तो इससे सुधारों की मांग शुरू हो गई और जारों ने जब इसे ठुकरा दिया तो जनता में असंतोष तीव्र हो गया और ऐसे वर्गों का उदय हुआ जिन्होंने वर्तमान शासन पद्धति को बिल्कुल भी नष्ट करने और अराजकता की शरण लेने पर जोर दिया। तो इस तरह से क्रांति हुई क्योंकि कुछ लोग इसके लिए अग्रसर करने के लिए जिम्मेदार रहे, जैसे टॉल्स्टॉय, तुर्गेनेव, दास्तोवस्की, मैक्सिम और गोर्की। ठीक है, तो इस तरह से पॉइंट लिख दिया हमने। अब देखिए 11 पॉइंट है पूंजीवाद की प्रक्रिया। पूंजीवादी के प्रतिक्रिया के रूप में समाजवादी विचारधारा का उदय। क्योंकि पूंजीवादी प्रतिक्रिया हुई तो इसमें समाजवाद का उदय हुआ। क्योंकि इस तरीके से कैसे देख सकते कि पूंजीवाद ने क्या किया, श्रमिकों का शोषण। तो इस तरीके से प्रतिक्रियावादी विचारधारा है जिससे श्रमिकों के लिए एक तरीका बताया जिससे वो लोग उन लोगों का शोषण कम से कम हो, श्रमिकों के लिए और किसानों के लिए। ठीक है, तो पूंजीवादी व्यवस्था में काम करने वाले मजदूरों की दुर्दशा हुई। उसे सुधारने के लिए इंग्लैंड में एक आंदोलन चलाया जिसे चर्चिस्ट आंदोलन कहा जाता है। इसके परिणाम स्वरूप मजदूरों की दशा में भी कुछ सुधार आया। यद्यपि फ्रांस की राजक्रांति के परिणाम स्वरूप निरंकुश राजतंत्र समाप्त हो गया, तथापि शासन की वास्तविक सत्ता मध्यम वर्ग और व्यवसायिक पूंजीवादियों में हाथ में थी। इससे मजदूरों की दशा में वांछनीय सुधार नहीं हुआ। इसमें मध्यम वर्ग का सुधार हुआ, व्यवसायिक का सुधार हुआ, पूंजीपतियों का सुधार हुआ, लेकिन मजदूर की दशा तो वही वही रही, किसान तो वही नहीं जी रहा। तो इस तरह से देखते हैं स्वतंत्रता, समानता व भ्रातृत्व के नारे ने फ्रांस की बहुसंख्यक जनता या साधारण जनता को स्वतंत्रता समानता का भागी नहीं बना सकी। क्योंकि फ्रांस में ये नारे लगाए जरूर गए थे, लेकिन इस तरह से
पूरा वहाँ पे आया नहीं था कि सब लोग समान हो गए हो, सब लोग आर्थिक स्थिति से समान हो गए, नहीं ऐसा नहीं हुआ था। ये सब नारे लगे थे, कुछ हद तक हुआ था लेकिन ज़्यादा नहीं हुआ था। तो क्या हुआ, आधा नोएल, सेंट साइमन, चार्ल्स फोरियर, रॉबर्ट ओवन, लुई ब्ला आदि ने इस स्थिति के विरुद्ध आवाज़ उठाई। ठीक है, उनके समाजवादी विचारों ने विश्व के लोगों को मजदूर की तरफ, जो उनकी दुर्दशा है उसकी तरफ खींच लिया, और रूस भी इससे अछूता न रहा। तो इस तरह से हम कुछ नाम भूल भी सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं याद रहे, लेकिन फिर भी पॉइंट तो हमें थोड़ा बहुत याद रहने चाहिए, तभी तो हम लिख पाएंगे। तो ऐसे ही हमें याद करने जाना है, और इसको सबसे बढ़िया तरीका है रिवीजन करते रहो, लिख के याद करो, समझ के याद करो, तो जल्दी याद होगा। और रिमाइंड करते रहो कि रिवीजन इज मोस्ट की वर्ड फॉर दिस एग्ज़ाम। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं, क्योंकि बहुत रूथलेस एग्ज़ाम है ये, और मार्क्सवादी समाजवादी विचारधारा का होता है 12 नंबर। तो अब तक के समाजवादी स्थिति में निपटने का कोई मूर्त सुझाव नहीं दिया गया था, क्योंकि समाजवादी स्थिति में कैसे आया जाए, कोई एक आइडिया नहीं दिया गया था, मूर्त विचार नहीं दिया गया था सही तरीके से। अतः जर्मनी, यह काम किसने किया, कार्ल मार्क्स ने, जर्मन के विचारक ने। ठीक है, और फ्रेडरिक एंजल्स, कार्ल मार्क्स ने अपनी पुस्तक लिखी दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। अगर हम लोग एक क्वेश्चन में लिखते हैं कि ऐसी बुक लिखी, इससे हमारा क्वेश्चन और भी एनरिच होगा, लेकिन वही है कि आपको एक टाइम लिमिट में क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो इसलिए टाइम लिमिट में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको कम लिखना पड़ेगा, क्योंकि लिमिट बढ़ भी होती है, इसलिए पॉइंट ज़्यादा से ज़्यादा लिखने पड़ेंगे। और ऑप्शनल और जो हिस्ट्री है मीन्स, दोनों मेन चीज़ों की इम्पोर्टेंस रहेगी। और बुक्स वगैरह तो पीटी में भी पूछ लेते हैं, इसलिए पढ़ते जाना है। यह व्यवस्था समाज में वर्ग संघर्ष में जो दास कैपिटल और कम्युनलिज्म मैनिफेस्टो लिखी उनने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का विश्लेषण करते हुए कहा कि वस्तु के उत्पादन में मजदूर जितना मूल्य उत्पन्न करते हैं वह पूरा न होकर अधिकांश भाग पूंजीपति स्वयं हड़प लेते हैं। इससे पूंजीपति धनी धनी बनते जा रहे हैं और मजदूर निर्धन बनते जा रहा है। यह व्यवस्था समाज में वर्ग संघर्ष को जन्म देती है, और इसका उपचार तभी हो सकता है जब उत्पादन के साधनों पर व्यक्तिगत स्वामित्व को समाप्त करके उसके स्थान पर सामाजिक स्वामित्व स्थापित किया जाए, मतलब कि समाज का उस पर नियंत्रण हो। ठीक है, एक समाजवादी सत्ता का उस पर नियंत्रण हो, ना कि किसी एक व्यक्ति का। मार्क्स का विचार था कि यह परिवर्तन पूंजीवादियों की सहमति से नहीं वरन उनके विरुद्ध मजदूरों की क्रांति के द्वारा किया जा सकता है, क्योंकि वो लोग कभी तैयार नहीं होंगे। इस विचारधारा ने रूस में शोषित वर्ग को अपनी ओर आकर्षित करते हुए समाजवादी पृष्ठभूमि का निर्माण करने के लिए मजबूर किया, जिस तरह से क्रांति का मार्ग प्रशस्त हुआ। तो इस तरह से बहुत सारे पॉइंट लग सकते हैं, मार्क्स का पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट था। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रूस में श्रमिक संगठनों का निर्माण। औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप तथा मार्क्स के समाजवादी विचारों के प्रभाव से रूस में श्रमिक संगठनों की स्थापना हुई। क्योंकि रूस में श्रमिक संगठनों की स्थापना हुई, मार्क्स के शिष्य जॉर्ज प्लेखानोव ने एशियन डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना की। इस प्रकार 1898 में अन्य बहुत से समान गुटों ने एक साथ मिलकर रशियन सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी की स्थापना की। तो बहुत सारे श्रमिक संगठनों की स्थापना हुई, तो इसी में आगे चलकर बोल्शेविक दल की स्थापना हुई और लेनिन उसका नेता बना, जिसने इस क्रांति का मार्ग प्रशस्त किया। क्योंकि मार्क्स और एंजल्स के पश्चात समाजवादी आंदोलन का एक अलग रूप देखने को मिला, क्योंकि इन लोगों ने सिर्फ श्रमिक की बात की थी, लेकिन लेनिन ने इनमें दोनों चीज़ों को जोड़ दिया, श्रमिक प्लस किसान। इससे लोगों को बहुत बड़ा जन आधार मिल गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। सन 1905 में हुई रूसी क्रांति। चूँकि 1905 में भी एक क्रांति हुई थी, रूसी क्रांति, जिससे लोगों के समक्ष मतलब रूस की जनता के पर विशेष प्रभाव पड़ा था। इससे लोग
समझने लगे थे चीज़ों को अच्छे से, और मजदूरों के विशाल समूह पर सैनिकों ने गोलियां चलाई थी। इस घटना में 1000 से अधिक मजदूर मारे गए और हजारों घायल हुए। इस घटना के कारण संपूर्ण रूस में रोष फैल गया था। सेना और नौसैनिकों तक ने विद्रोह कर दिया। सेना देश में व्यापक रोष को देखकर जार झुक गया था और उसने घोषणा पत्र जारी किया था और जिसके भाषण में प्रेस संघ बनाने की स्वतंत्रता दी गई। इसके अतिरिक्त ड्यूमा नामक एक निर्वाचित संसद की कानूनी अधिकार दिया गया को। ठीक है, इस तरह जार के घोषणा पत्र में जो कुछ भी कहा गया, ऐसा लगता था कि रूस में इंग्लैंड में एक संवैधानिक राजतंत्र स्थापित होगा, लेकिन असलियत तो कुछ और थी। जार ने कभी ड्यूमा को अच्छा बनने नहीं दिया। और दूसरी बात कि इससे कॉन्फिडेंस आ गया था कि यार जार तो झुक सकता है हम लोगों की क्रांति करने पर लोगों में। ठीक है, परंतु रूस समझ गया कि धीरे धीरे कुछ सुधरने वाला नहीं है। अगर रूस ने क्रांति का मार्ग प्रशस्त किया, अगर संवैधानिक सुधार हो जाते तो रूस में क्रांति होती नहीं। वास्तव में 1905 की क्रांति 1917 की क्रांति का पूर्व अभ्यास सिद्ध हुआ। तो इस तरह से ये लाइनें देखकर हम एग्जामिनर को क्या कर सकते हैं, इम्प्रेस कर सकते हैं। और क्वेश्चन भी यहीं से बन सकता है कि क्या वास्तव में सन 1905 की रूसी क्रांति ने 1917 की क्रांति का पूर्व अभ्यास था क्या। इस तरह से क्वेश्चन भी बन सकते हैं। नेक्स्ट है ऑप्शन 15, यूरोपीय लोकतंत्र का प्रभाव। तो पश्चिमी यूरोप के लोकतंत्रवादी राज्यों का रूस की जनता पर भी विशेष प्रभाव पड़ा। तो इस तरीके से घोषणा की गई कि यह लोकतंत्र की रक्षा के लिए लड़ा जा रहा है, अतः जारशाही शासन पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो इस तरीके से पश्चिम का प्रभाव भी था। तो इस तरीके से हमने 15 पॉइंट लिखे। अगर 15 में आप लोग 10 पॉइंट भी एग्जाम में लिख के आते तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। और थोड़े थोड़े डाटा भी इसमें आपको ऐड करना पड़ेगा, जिससे आपका क्वेश्चन एवरेज दिखेगा और लोगों से क्या दिखेगा, डिफरेंस दिखेगा। तो इस तरह से आपको नंबर अपने आप मिलेंगे। तो अब रूसी क्रांति के परिणाम या महत्व, तो ये अलग क्वेश्चन भी हो सकता है, इसके साथ में भी हो सकता है। और साथ में आए तो इन क्वेश्चन में हम इन पॉइंट की संख्या घटानी पड़ेगी और पॉइंट छोटे करने पड़ेंगे और रूस के परिणाम भी लिखने पड़ेंगे, तो ये भी छोटे करने पड़ेंगे। तो पहले हम इसको अच्छे से पढ़ लेंगे कि अगर अलग से क्वेश्चन भी आए तो हम भी लिख दें और पूरा क्वेश्चन आए तो भी लिख दें हम। ठीक है, तो परिणाम या महत्व। सन 1917 में रूस की क्रांति के महत्व को स्पष्ट कर सकते हैं। रूसी क्रांति का व्यापक प्रभाव हुआ। 1917 की रूसी क्रांति ने बहुत सारे क्षेत्रों को प्रभावित किया, न केवल राजनीतिक बल्कि आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों को भी प्रभावित किया। किस तरह से किया, तो सबसे पहले राजनीतिक देखेंगे। ठीक है, तो राजनीतिक लगा, ऐसा नहीं पहले आर्थिक या सामाजिक देख दिया, नहीं, पहले राजनीतिक। निरंकुश शासन का अंत। क्रांति के फलस्वरूप रूस में निरंकुश शासन पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। कुलीन वर्ग और चर्च भी प्रभावित हुआ। चर्च और कुलीन वर्ग भी प्रभावित हुआ, इसकी मान्यता कम हो गई। ठीक है, समाजवादी समाज की स्थापना। तो रूसी क्रांति ने समाजवादी गणराज्य की स्थापना की। क्रांति के द्वारा आर्थिक और सामाजिक स्तर पर समानता स्थापित करने का प्रयास किया गया। उत्पादन के साधन पर स्वामित्व, जो निजी स्वामित्व था, समाप्त कर दिया गया। प्रत्येक व्यक्ति के लिए क्षमता के अनुसार कार्य और कार्य के अनुसार पारिश्रमिक का सिद्धांत अपनाया गया। सुदृढ़ अर्थव्यवस्था। आर्थिक व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए आर्थिक नियोजन को अपनाया गया। रूस में 5 वर्षीय योजनाएं भी प्रारंभ की गई। इस तरह से सुदृढ़ अर्थव्यवस्था बनी 5 वर्षीय योजना, जो भारत में भी अपनाई गई बाद में। आधुनिकीकरण की प्रक्रिया। जार के शासन काल में निरक्षरता फैली हुई थी, आत्मविश्वास और धर्म का प्रभाव भी था। क्रांति ने शिक्षा का व्यापक प्रसार किया और अंधविश्वास का क्या हुआ, निराकरण हुआ। और विज्ञान और कला में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया तीव्र हुई। तो आधुनिकीकरण भी विभिन्न देशों में फैला और रूस में तो फैला। काम का महत्व। तो पूंजीवादी व्यवस्था समाप्त होने से रूस में क्या हो गया, काम का महत्व बढ़ गया और काम करने का अधिकार जो है संवैधानिक कर दिया गया। लोगों को रोजगार बड़ी संख्या में दिया गया और इसको संवैधानिक अधिकार बना दिया गया। श्रमिकों के सम्मान में वृद्धि। रूसी क्रांति ने श्रमिकों के सम्मान में वृद्धि की। न केवल श्रमिकों की सुख सुविधाओं की ओर ध्यान दिया, वरन उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखा जाने लगा। उनका बहुत सम्मान होने लगा श्रमिकों का। तो अब लोकतंत्र की नई परिभाषा सामने आई। समाजवाद की लोकप्रियता तथा समाजवाद की सफलता से लोकतंत्र की नवीन परिभाषा बनी।
इसमें लोकतंत्र के लिए आर्थिक समानता को भी आवश्यक माना जाने लगा। इस क्रांति ने जाति, वर्ण, लिंग पर आधारित भेदभाव को खत्म कर दिया, क्योंकि समाजवादी किसी चीज़ का भेदभाव नहीं मानते थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है साम्राज्यवाद का विरोध। तो क्रांति ने समाजवादी विचारधारा का प्रसार किया, तो साम्राज्यवाद का विरोध भी किया। तो इस तरह से समाजवाद से ही अंतर्राष्ट्रीयता का सिद्धांत आया और विभिन्न देशों में इसको देखकर बहुत सारे लोग भी क्रांति करने लगे और साम्राज्यवाद का विरोध करने लगे। इसका प्रभाव भारत में भी देखने को मिला। तो समस्याओं के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुलझाने का प्रयास भी इसके बाद होने लगे। समाजवादी आंदोलन का प्रसार। यूरोप में विभिन्न देशों में बने हुए समाजवादी दलों में समाजवाद की तीव्र गति से प्रसार किया गया। तो यूरोप में विभिन्न जगह पर भी समाजवाद का प्रचार हुआ, क्योंकि रूस की सफलता इसका कारण बनी। रूस की क्रांति ने इन दलों को प्रोत्साहित किया। न केवल यूरोप वरन एशिया में भी समाजवाद का तीव्र प्रसार देखने को मिला। इस प्रकार रूस की क्रांति सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सभी क्षेत्रों पर व्यापक प्रभाव बनाए हुए। इस तरह से मैं देखा कि दोस्तों किस तरह से रूस की क्रांति का इम्पैक्ट हुआ और क्या उसके रीजन्स रहे। तो इस तरह से हम एक नहीं 2 क्वेश्चन रेडी किए, लेकिन रेडी किए हुए क्वेश्चन अब हम इसको लिख भी सकते हैं। ऐसा नहीं कि हवाई बात है कि बहुत सारे पॉइंट बुकें पढ़ ली, लेकिन बुक थोड़ी लिखेंगे, हम तो पॉइंट ही लिखेंगे एग्जाम में। तो आई होप आपको इसको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। और भी क्वेश्चंस हम लोग स्टडी करेंगे, इसमें थोड़ा थोड़ा अंडरस्टैंड करेंगे। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे। और चैनल अच्छा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू अगेन।